इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 भारतीय इतिहास भाग 3, जिसका हम 12वां अध्याय पढ़ेंगे औपनिवेशिक शहर, नागरीकरण, नगर नियोजन, स्थापत्य। तो औपनिवेशिक शहर का मतलब ही ये तीनों आता ही है उसमें। लेकिन शहर बसाना, जहां पर फैक्ट्री उद्योग लगाए जाते हो, वहां पर नगरीकरण होगा, नगर बनाए जाएंगे, नगर नियोजन होगा जिसमें नगर में क्या क्या होना है उस पर डिसाइड होगा, स्थापत्य किसको कहां बैठाना है, किसको कहां लगाना है, किसको कहां रखना है, इसके बारे में। तो चलिए इस अध्याय पर रोशनी डालते हुए देखते हैं कि क्या क्या सीखा जा सकता है यहाँ से। तो सबसे पहले एज ए इंट्रोडक्शन हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर परिचय। इस अध्याय में हम औपनिवेशिक भारत में शहरीकरण की प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे। औपनिवेशिक शहर की यहाँ पर चारित्रिक विशेषताओं का अन्वेषण करेंगे, मतलब उसका क्या था भैया, औपनिवेशिक शहर क्या था, उसके चरित्र के बारे में, उसके बारे में हम थोड़ा नजदीकी से पढ़ेंगे। कहाँ से? नजदीकी से पढ़ेंगे और जानेंगे क्या था, पूरा तरीके से रिसर्च करेंगे, माइक्रोस्कोप से देखेंगे। चलो भैया दूरबीन लाएंगे हम आपके लिए। उनमें होने वाले सामाजिक परिवर्तनों को देखेंगे कैसे हुआ। हम 3 बड़े शहरों, जिसमें मद्रास, कलकत्ता और बंबई, जिसको आज मुंबई, कोलकाता और चेन्नई बोले जाते हैं। मद्रास को चेन्नई, आज भी मद्रास में जो कोर्ट वगैरह है उसका नाम मद्रास ही है, लेकिन चेन्नई उसका उपनाम हो गया। कलकत्ता यहाँ पर लिखा है लेकिन अब कलकत्ता बोलते हैं, पहले कलकत्ता था, आज कलकत्ता, मतलब थोड़ा सा इसमें गड़बड़ चेंज हुआ है। और पहले बंबई था, अब मुंबई हो गया, तो बंबईया छाप मुंबई हो गए। चलिए आगे देखते हैं। तो बंबई के विकास क्रम को गहनता से देखेंगे कि 3 इलाके में, मद्रास, कलकत्ता, बंबई में क्या क्या हुआ था। तीनों शहर मूल्यतः देखा जाए, तीनों शहर जो भी था, आसान भाषा में देखा जाए तो मत्स्य ग्रहण तथा बुनाई के गांव थे। समझो वहां पर मछली मारना और बुनाई का काम दो ही वो करते थे। वे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों के कारण व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए थे, क्योंकि वहीं से सब माल आते जाता था ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो वह व्यापार का मुख्य केंद्र बन गया। कंपनी के एजेंट जितने भी हुआ करते थे, 1639 में मद्रास, 1690 में कलकत्ता में बस गए हमेशा के लिए, और 1661 में बंबई को, जिसका नाम मुंबई है, तो बंबई को ब्रिटेन के राजा ने कंपनी को दे दिया था। कौन? अब ब्रिटेन के राजा को मुंबई कैसे मिला भैया? तो ब्रिटेन को राजा को मुंबई मिला किस प्रकार से? उसने पुर्तगाल के शासक से अपनी पत्नी के दहेज के रूप में प्राप्त किया था। मतलब पुर्तगाल की बेटी से शादी किया था ब्रिटेन का राजा, तो दहेज में पूरा मुंबई ब्रिटेन को दे दिया गया था। फिर उस ब्रिटेन ने कंपनी को सौंप दिया कि भैया तुम यहां से कारोबार करो। कंपनी ने इन 3 बस्तियों में व्यापक तथा प्रशासनिक कार्यशाला चाहे कार्यालय स्थापित कर दिए। वहां पर अब 3 बस्ती जो था, वहां पर प्रशासनिक कार्यालय को स्थापित कर दिया कि भैया ये चीज यहाँ पर रहेगा, यहां से सब देखा जाएगा इलाका। ये सामने तस्वीर दिख रहा है आपको, कितना बड़ा तस्वीर होगा? बहुत बड़ा तस्वीर है भैया। इसमें क्या दिख रहा है? ओरिएंटल सीनरी, यहाँ पर नाम लिखा गया है कि ओरिएंटल सीनरी 1798 में प्रकाशित डैनियल के एक चित्र पर आधारित टॉमस तथा विलियम डैनियल द्वारा फोर्ट सेंट जॉर्ज, मद्रास का दृश्य। यहाँ पर पश्चिमी अवलोकन, ये मद्रास का दृश्य है। मद्रास मतलब चेन्नई, चेन्नई में जाओगे तो आपको ये दिखने को मिलेगा। ये तो सब ऑफिस बन गया है आज के चक्कर में, आजकल में ये सब ऑफिस के रूप में आता है, लेकिन ये सब आज भी बीच है, यहाँ पर लोग घूमने जाते हैं। माल सनदे यूरोपीय जहाज दूर क्षितिज पर अंकित है, मतलब दूर दिख रहे हैं, ठीक है, ऊपर पानी के ऊपर दिख रहे हैं। अग्रभाग में मछुआरों की देसी नाव देखी जा सकती है। आगे वाले भाग में देखो छोटा छोटा जो नाव दिख रहा है ना, ये वाला नाव, ये सब, तो ये सब मछुआरों की नाव है। यहाँ पे लोग मछली मारते हैं। हम भी मछली मारा करते थे। हम जब छोटे छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे लोग गांव पर, तो बंसी लेकर चले जाएंगे मछली मारने के लिए, जिसको हम लोग छिप बोलते थे। क्या जी? छिप।
तो हम लोग उसमें आटा तो नहीं मिलाते थे, हम लोग वाल्ट्यूर मिलाते थे। वाल्ट्यूर लगाकर हम लोग मछली मारते थे। वाल्ट्यूर का मतलब होता है, इंग्लिश में बोले तो वर्म, और हिंदी में बोले तो चेड़ा। चेड़ा पूंजी नहीं, चेड़ा का बात कर रहा हूं, जो नहीं सीधा सीधा सुटुक कर चलता है, आगे सुटकेगा फिर आगे घुसकेगा, उसी को बोलते हैं। हम लोग उसको खेत से कोर कर लाएंगे, उसको पहले पटकेंगे, मर जाएगा, मर जाएगा तो उसको हम काटेंगे जितना हमको चाहिए, और उतना उसमें लगाकर हम लोग पानी में डालेंगे, तो वहां मछली खाने आएगी, हम लोग टप से खींच लेंगे, मछली आ जाती थी बंसी में। तो जो गांव में रहता हो उसको पता ही होगा मछली मारना कैसे है। 19वीं शताब्दी के मध्य तक, कहां पर, 19वीं शताब्दी के मध्य तक ये कस्बे जितने भी थे ना, तीनों कस्बे, मद्रास, कोलकाता और बंबई, ठीक है, तो तीनों कस्बे बड़े शहर बन गए थे। कब? 19वीं शताब्दी में आते आते, मतलब 1850 तक, ठीक है, जहां से नए शासक पूरे देश पर नियंत्रण कर सकते थे, ऐसा व्यवस्था हो चुका था। आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित करने तथा नए शासकों के प्रभुत्व को दर्शाने के लिए संस्थानों की स्थापना की गई। अलग अलग स्थान बनाए गए, संस्थान बनाए गए कि भैया हमारे शासकों को बताया जाए कि हाँ ऐसा ऐसा हो सकता है। भारतीयों ने इन शहरों में राजनीतिक प्रभुत्व का नए तरीकों से अनुभव किया था। जितने भी भारतीय लोग थे, तब भारतीयों ने शहरों में राजनीतिक प्रभुत्व जो चल रही थी उसका अनुभव कर लिया था। मद्रास, बंबई और कोलकाता के नक्शे अन्य पुराने भारतीय कस्बों से काफी हद तक अलग थे। भारतीय नक्शे जो थे उससे बहुत अलग नक्शा बनाया गया, और इन शहरों में बनाए गए भवनों पर अपने औपनिवेशिक उद्भव की स्पष्ट छाप थी वहां पे। और इमारतें क्या अभिव्यक्त करती थी, जो भी इमारत थी क्या बताती थी, और स्थापत्य क्या जाहिर कर सकता है, मतलब जो भी वहां पर स्थापत्य हुआ है क्या जाहिर कर रहा है। बिल्डिंग बन गया, क्या हुआ, कैसे मालूम चलता है। कुछ भी बड़ा बड़ा चीज बन रहा है तो उसको देखने से हमें क्या मालूम चलता है कि भैया ये लंबा टिकेगा, यहाँ पे जल्दी भागता नहीं है। इसीलिए बोलते हैं शाम के आयल मेहमान जल्दी जाला ना, जल्दी जाता नहीं है। मतलब शाम को अगर बारिश भी आ जाए तो सुबह छूटेगा, शाम को नहीं छूटेगा। इतिहास के छात्र छात्राओं को इस सवाल पर जरूर सोचना चाहिए। किस सवाल पर सोचना चाहिए? फिर से सवाल आपको बताता हूं, पूरा बताता हूं। कहां से? मद्रास, बंबई, कलकत्ता के नक्शे अन्य पुराने भारतीय कस्बों से काफी हद तक अलग थे, और इन शहरों के बनाए गए भवनों पर अपने औपनिवेशिक उद्भव की स्पष्ट छाप थी। और इमारतें क्या अभिव्यक्त करती है और स्थापत्य क्या जाहिर कर सकता है। इतिहास के छात्रों को इसके बारे में सवाल पर जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि इतिहास के छात्र नहीं सोचेंगे तो क्या केमिस्ट्री के छात्र सोचेंगे? उनको क्या है, A+B इसमें करके रह जाएंगे। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि आप जो कर रहे हो वो अच्छा, जो वो कर रहे हैं कमजोर। नहीं, हर किसी का क्षमता, हर किसी की बहादुरी, हर किसी का पढ़ाई काम सब अलग अलग है, लेकिन सबका कारीगर एक, सबका जरूरत है। हम सबको लेकर आगे चलेंगे तो ही हमारी भलाई हो सकती है। याद रखिए कि स्थापत्य हमारे विचारों को पत्थर, ईंट, लकड़ी या प्लास्टर के माध्यम से आकार देने में सहायक होता है। स्थापत्य मतलब बसना, बसने के लिए हमें चाहिए पत्थर, ईंट, लकड़ी या प्लास्टर, मतलब घर चाहिए, घर। सरकारी अधिकारी के, जितने भी सरकारी अधिकारी थे, तो सरकारी अधिकारी के बंगले अमीर व्यापारियों के महलनुमा आवास से लेकर श्रमिक की साधारण झोपड़ी तक भवन सामाजिक संबंधों और पहचानों को कई प्रकार से परिलक्षित करते हैं। यहाँ बताया जा रहा है, चाहे अधिकारी के बंगले हो गए, चाहे अमीर व्यापारियों के बड़े बड़े महल हो गए, झोपड़ी हो गई आम श्रमिकों की, चाहे कोई भी, सब भवन संबंधित क्या है, सामाजिक संबंधों और पहचानों का एक प्रकार है, लक्षण है। क्योंकि हमें पहचाना जाता है हमारे घर से, हमारे इलाके से, हमारे मोहल्ले से, नहीं तो हमें कौन पहचानेगा भैया। हम बिहार के सीएम, हमारी पहचान कहां से हुई? बिहार से हुई। समझ रहे हो ना, बिहार से हुई। तो बिहार से हुआ तो काहे नहीं आगे बढ़ेंगे भैया हम। ग्रामीण क्षेत्रों की ओर पलायन, कहां पे? अब गांव की तरफ लोग भाग रहे हैं,
1857 में ब्रिटिश सेना द्वारा शहर पर अधिकार करने के बाद दिल्ली के लोगों ने क्या किया, इसका वर्णन प्रसिद्ध शायर मिर्जा गालिब इस प्रकार देते हैं। दुश्मनों को पराजित करने और भगा देने के बाद विजेताओं जो ब्रिटिश थे, तो ब्रिटिश ने सभी दिशाओं से शहर को उजाड़ दिया था। जो सड़क पर मिले उन्हें काट दिया था। 2 से 3 दिनों तक कश्मीरी गेट से चांदनी चौक तक शहर की हर सड़क युद्ध भूमि बन गई और युद्ध भूमि बनी रही। 3 द्वार, क्या ची नाम है, 3 द्वार अजमेर, तुर्कमान और दिल्ली अभी भी विद्रोहियों के कब्जे में है। और इस प्रतिशोधी आक्रोश तथा घृणा के नंगे नाच से लोगों के चेहरे का रंग उजड़ गया और बड़ी संख्या में पुरुष और महिलाएं इन तीनों द्वारों से हड़बड़ाकर पलायन करने लगे थे, भागने लगे थे और शहर के बाहर छोटे गांव और देवस्थलों में शरण ले अपनी वापसी के अनुकूल समय का इंतजार कर रहे थे कि कौन सा समय अच्छा होगा कि हम फिर अपने इलाके में वापस जाएंगे जब भागे उन लोग 1857 के विद्रोह में। तो पूर्व औपनिवेशिक काल में कस्बे और शहर, समझना, पूरब के इलाके में, पूरब मतलब कहां पर जाएगा, आपको कलकत्ता में जाएगा। वहां पर औपनिवेशिक काल में कस्बे मतलब उस इलाके को किस तरह बसाया गया था, शहर को कैसे बसाया गया। देखिए यहाँ पर किसकी बात हो रही है, तो इससे पहले कि हम औपनिवेशिक काल में शहरों के विकास का अन्वेषण करें, हमें ब्रिटिश शासन के पहले की शताब्दियों के गहरे पर शहरों पर नजर डालनी चाहिए। मतलब जो भी हमारे शासक हुआ करते थे ब्रिटिश शासक, तो ब्रिटिश शासक के यहाँ पर शासन है, तो ब्रिटिश शासन के पहले की शताब्दी मतलब पहले क्या किए उस पर यहाँ पर नजर डाल लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। तो कस्बों को उनका चरित्र कैसे मिला, कस्बों कौन, हमारा इलाका, उनको चरित्र कैसे मिला, चले जानते हैं। कस्बों इलाका, तो कस्बों को सामान्यतः ग्रामीण इलाकों के विपरीत परिभाषित किया जाता है। ग्रामीण इलाका से विपरीत अलग कस्बा, एक अलग कुंबा, इस तरह बोलते हैं ना, एक समुदाय के लोग उधर हैं, ऐसे टोला समझ सकते हो आप। वे विशिष्ट प्रकार के आर्थिक गतिविधियों और संस्कृतियों के प्रतिनिधि बनकर उभरे। क्या चीज, वे विशिष्ट प्रकार के आर्थिक गतिविधि अंदर से और संस्कृतियों के प्रतिनिधि बनकर सामने आ गए। लोग ग्रामीण अंचलों में खेती करने लगे, जंगलों में संग्रहण या पशुपालन के द्वारा जीवन निर्वाह कर रहे थे। तो अब यह गांवों की बात खत्म, जंगलों की बात खत्म। इसके विपरीत कस्बों में शिल्पकार, व्यापारी, प्रशासक तथा शासक रहते थे। तो जितने भी कस्बे बसाए गए थे, बाहर के मोहल्ले जितने बसाए गए थे, उसमें शिल्पकार रहते थे, वर्कर, व्यापारी रहते थे और प्रशासक रहते थे। उसमें जितना भी अफसर वगैरह हो गए तो उनका घर वहां पर हुआ करता था। तथा आगे की बात कर लेंगे तो शासक रहते थे, सिंपल बात है। तो कस्बों का ग्रामीण जनता पर प्रभुत्व होता था। समझो यहाँ पर कस्बों का ग्रामीण जनता पर, मतलब कस्बा के जितने भी लोग हुआ करते थे, ग्रामीण लोगों पर पूरा तरीके से नियंत्रण रखते थे। भैया तुम कहाँ जाओगे, और वे खेती से प्राप्त करों और अधिशेष के आधार पर फलते फूलते थे, और खेती से जितना टैक्स मिलता था उसी से उनका काम चलता था, जो कस्बे में रहते थे। अक्सर कस्बों और शहरों की किलेबंदी की जाती थी। कस्बा हो गया चाहे शहर हो गया, तो दोनों की किलेबंदी की जाती थी, चारों तरफ से घेर दिया जाता था, जो ग्रामीण क्षेत्र से इनकी पृथकता को चिन्हित करती है, बताती है कि हम ग्रामीण क्षेत्रों से अलग हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से सर्वश्रेष्ठ है। मतलब ये सबूत के तौर पे, एकदम घमंड के तौर पर सामने दिखाया जाता था। फिर भी कस्बों और गांवों के बीच की पृथकता अनिश्चित होती थी। समझो यहाँ पर कुछ भी हो जाए, लेकिन कस्बों, तो कस्बों और गांवों के बीच में जो एकता होता था ना, जो जरूरत होती थी, वो तो चाहिए, हमेशा चाहिए, हुक्म करेगा, क्योंकि जरूरत कौन मिटा सकता है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि किसी की जरूरत मत बनो, उसकी ख्वाहिश बनो, उसकी आराधना बनो, उसकी पूजा बनो, लेकिन किसी की जरूरत मत बनो।
किसान तीर्थ करने के लिए लंबी दूरियां तय करते थे। मतलब अपने तीर्थ स्थान पर जाने के लिए, देवताओं के पास जाने के लिए लंबी लंबी दूरियां तय करते थे और कस्बों से होकर गुजरते थे। ये बात है। वे अकाल के समय कस्बों में जमा भी हो जाते थे। जब अकाल आता था तो जाकर कस्बे में जाकर जमा हो जाते थे। और इसके अतिरिक्त लोगों और माल का कस्बों से गांव की ओर विपरीत गमन भी था। यहाँ पर समझना, उसके अलावा देखा जाए तो लोग जो थे माल का कस्बों से गांव की ओर, मतलब कस्बा छोड़कर गांव की तरफ आते भी थे। रहने के लिए, सब काम धाम करने के लिए भी आते थे। जब कस्बों पर आक्रमण होते थे तो लोग अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में शरण लेते थे। तब कस्बा के लोग भी आकर ग्रामीण इलाकों में छुप रहे हैं, और जब गांव में अकाल पड़ता था तो ये लोग कस्बा में जाकर छुप लेते थे। ये सब कारण हुआ करता था। आज गांव में जाओगे, जहां भी बाढ़ आता है तो सब लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं करते थे, अपना गांव छोड़कर रोड पर चले आते हैं। रोड पर अपना सब चीज टेंट समेना लगा कर रहते हैं। आराम से रहो भैया, जब तक रहना जब तक रहो। हमारे गांव में बाढ़ आया था, खाने के लिए रोटी देना था, तो कुछ नेता लोग चले गए वहां पर सैनिटाइजर और मास्क बांटने। ये 19-20 की बात है। तो हमारे गांव के लोगों ने उन नेताओं को इतना कूटा कि वो 15 दिन तक आईसीयू में कूटा गया। 15 दिन तक आईसीयू में उठा नहीं। बताओ यार, खाने के लिए रोटी नहीं है, नालायक लोग जाकर वहां पर सैनिटाइजर और मास्क बांट रहे हैं, तो पिटाने का काम तो करवे करेंगे। लोगों ने मन भर पीटा। फिर उसके बाद से खाना उनके लिए रोज पहुंचाया जाता था। सुबह शाम दोपहर खाना वहां पर बनता ही था। खाओ पियो मौज करो। मछली तो तुरंत पकड़ लो, नदी में हाथ डालो, पकड़ लो मछली, खाओ पका कर। व्यापारी और फेरी वाले, व्यापारी मतलब जो अपना पूरा ठाट बाट से रहते हो, फेरी वाले मतलब ठेला वाले। तो व्यापारी और फेरी वाले कस्बों से माल गांव ले जाकर बेचते थे। क्या है कि सब चीज तो शहर में ही मिलता है ना, तो वहां से गांव में ले जाकर बेचते थे, जिसके द्वारा बाजारों का फैलाव और उपभोग की नई शैलियों का सृजन होता था, नया नया जन्म होता था। व्यापार करने के लिए बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म बन जाता था। नए नए तरीके से लोग सोचते थे कि हम व्यापार कैसे करेंगे। आज देख लो ना, स्कूटर ले लेके लोग घूम रहे हैं। चादर ले लो, सरफ ले लो, लहसुन ले लो, सब्जी ले लो, बनाना ले लो, मतलब भूजा ले लो। क्या नहीं बेचा जा रहा है यार? हर चीज तो बेचा ही जा रहा है। और जब हर चीज बेचे जा रहे हैं तो क्या चीज का दिक्कत? लो ना भैया, खरीदो ना, क्या दिक्कत है? कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। ये सब समझना चाहिए हम लोगों को, और हम समझेंगे। आपको मैं अगले भाग में समझाऊंगा कि द्वेष से बचना है तो क्या करना पड़ेगा। 16वीं और 17वीं शताब्दी में, कब 16वीं और 17वीं शताब्दी में मुसलमानों द्वारा बनाए गए शहर जनसंख्या के केंद्रीकरण, अपने विशाल भवनों तथा अपनी शाही शोभा और स्मृति के लिए प्रसिद्ध थे। जो 16वीं और 17वीं शताब्दी में जो जनसंख्या के आधार पर जो शहर बसाए गए थे, जो मुगलों के द्वारा शहर बसाया गया था, वो केंद्रीकरण था। मतलब वो पूरा इलाका का केंद्र था, और अपने विशाल भवन, बड़े बड़े महल और अपनी शाही शोभा और अपने अमीरी को प्रसिद्ध करता था कि साला मेरे पास इतना है रे, हम अमीर हैं, हम राजा हैं, हम महाराजा हैं। जिसमें समझना, आगरा, दिल्ली, लाहौर शाही प्रशासन और सत्ता के महत्वपूर्ण केंद्र थे। इसलिए आगरा का किला, दिल्ली का किला, लाहौर का किला, और 3 किले की बात चल रही है। अभी भारत की बात करोगे तो 25 छोड़ो, 30 से 35 किला आज भी टिट्टो मौजूद है, जहां पर एकदम राजशाही भोग है। राजा महाराजा की जिंदगी वहां पर जीने वाले लोग हैं। आज भी महल है हमारे राज्य में, हमारे देश में है, लेकिन खंडर कर दिए गए हैं, बेच दिए गए हैं सारी संपत्ति। तो ये सब क्या बोलूं, ये सब टकराव बंटवारा, ये सब अलग अलग बात हो जाती है। और जितने भी मनसबदार हुआ करते थे, मनसबदार मतलब क्या? जो काम करने वाले राजा के नीचे, तो मनसबदार और जागीरदार जिसके पास जागीर है, संपत्ति है,
मनसबदार जो जागीरदारों के नीचे, राजा के नीचे काम करते हैं, जिन्हें साम्राज्य के अलग अलग भागों में क्षेत्र दिए जाते थे। जागीरदार हो गया चाहे मनसबदार, अलग अलग जगहों पर उनका काम होता था कि जाओ भैया कर कर आओ। सामान्यतः देखा जाए तो इन शहरों में अपने आवास रहते थे, मतलब इन शहरों में अपने आवास रखते थे ये सारे लोग, चाहे मनसबदार हो गए चाहे जागीरदार हो गए। इन सत्ता केंद्रों में, समझना कि इन सत्ता केंद्रों में आवास मतलब क्या, घर, एक अमीरी की स्थिति और प्रतिष्ठा का संकेतक था। तो पहले की बात कर लेते हैं, सत्ता के केंद्रों में और आज के इलाकों में आवास मतलब घर एक अमीरी का स्थिति, प्रतिष्ठा का संकेत है कि भैया हमारे पास घर है। तो हमारे पास घर है, इसी से समझ लो कि घर है। और गांव में जाओगे, मालूम चलेगा कि आपका घर नहीं है, लड़की वाला छोड़कर भाग जाएगा, लड़का वाला छोड़कर भाग जाएगा, घर नहीं है, साला ब्याह नहीं करेंगे घर में। और शहरों में फ्लैट है, तो फ्लैट किसके नाम पर है, आपके बाप के नाम पे है, किसके नाम पे है, तो ये सब पूरा बात वगैरह होता है, बहुत तामझाम चीज सिस्टम वगैरह है। लेकिन मुझे भी फ्लैट लेना है, 5-6 हजार फ्लैट लेना है, अपने लिए नहीं, लोगों के लिए। हमारे इन जितने भी केंद्र की बात चल रही है, तो इन केंद्रों में सम्राट और कुलीन वर्गों की उपस्थिति के कारण वहां कई प्रकार के सेवाएं प्रदान करना आवश्यक था, चाहे सम्राट करे तो चाहे कुलीन वर्ग करे तो, जिसमें और जो भी होता था भैया कुलीनों के लिए और सम्राट के लिए ही होगा। शिल्पकार जितने भी थे कुलीन वर्गों के परिवारों के लिए विशिष्ट हस्तशिल्प का उत्पादन करते थे। हाथ से बना हुआ मतलब वस्तु, चाहे कुछ खिलौना ही हो गया, बहुत सारे प्रकार के गहने हो गए, तो उन सब का इस्तेमाल करते थे। जो भी उत्पादन करते थे हाथ से, वो सब कुलीन परिवारों के लिए ही होता था। ग्रामीण अंचलों में, ग्रामीण ब्लॉक इलाके में चले जाओगे, चाहे थाना में चले जाओ, थाने के इलाके में, तो शहरों के बाजारों में निवासियों और सेना के लिए अनाज लिया जाता था। समझना कि ग्रामीण अंचलों से शहरों के बाजार में निवासीय, चाहे यहाँ पर समझ तो दो चीज है, तो शहरों के बाजार में निवासियों और सेना के लिए अनाज, दो चीज लिया जाता था, शहर के लिए और सेना के लिए। राजकोष भी शाही राजधानी में ही स्थित थी। राजकोष मतलब पूरे राज्य की संपत्ति, मतलब उस राज्य का संपत्ति जहां रखा जाता है उसको राज्यकोष बोलते हैं। तो राज्यकोष भी शाही राजधानी में ही होता था, अलग नहीं होता था। इसलिए राज्य का राजस्व जो था, राज्य का राजस्व भी नियमित रूप से राजधानी में आता रहता था। जितना भी पैसा इलेक्ट होता था, कलेक्ट होता था, सब साम्राज्य के पास आएगा, सम्राट के पास आएगा, क्योंकि साम्राज्य का राजा कौन, सम्राट। तो सम्राट के पास आएगा तो क्या करेगा भैया, उसको अपने राजकोष में डाल देगा। सम्राट एक किलेबंद महल में रहता था। सम्राट मतलब सुरक्षा में रहता था, किलेबंद इलाके में रहता था, और नगर एक दीवार से घिरा होता था, जिसमें अलग अलग द्वारों से आने जाने पर नियंत्रण रखा जाता था, कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं। नगरों के भीतर उद्यान, मस्जिद, मंदिर, मकबरे, महाविद्यालय, बाजार तथा कारवा सराय स्थित होती थी। मतलब नगर के भीतर, वो सारे किलेबंदी के भीतर, मतलब पूरा अंदर से उद्यान, फैक्ट्री वगैरह सब होगा, मस्जिद लगेगा, मंदिर है, मकबरा है, विश्वविद्यालय है, महाविद्यालय है, बाजार, और जितने भी कारवां लोग आने वाले होते हैं सब वहीं पर ठहरते हैं। नगर का ध्यान महल और मुख्य मस्जिद की ओर होता है। यहाँ पर समझना कि नगर का ध्यान किधर होता था, महल के ऊपर, और मुख्य मस्जिद जो होता था ना, तो मस्जिद की ओर ही होता था। दक्षिण भारत के नगरों में, दक्षिण भारत किधर चले गए, आप साउथ चले जाओ ना, तो दक्षिण भारत के नगरों जैसे मदुरई और कांचीपुरम, जो आपको आज हैदराबाद और तमिलनाडु के इलाके में पड़ेगा, तो मदुरई और कांचीपुरम में मुख्य केंद्र मंदिर होता था। और ये नगर जितने भी थे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र भी थे। धार्मिक त्योहार अक्सर मेलों के साथ होते थे। धार्मिक त्योहार जितने भी हो गए अक्सर मेलों के साथ होते थे। वहां पर मेला लगाया जाता था, जिससे तीर्थ और व्यापार जुड़ जाते थे। तीर्थ, जो लोग दूर दूर से आते थे, और व्यापार, दोनों एक जगह पर समीप होते थे उस समय। तो जितने लोग बाहर से आते थे वो भी लोग खरीद के ले जाएंगे,
खरीद के ले जाएंगे, नाम हो जाएगा, नाम हो जाएगा, फिर व्यापार चालू। यहाँ पर आगे देखा जाए तो सामान्यतः बात कर लिया जाए तो शासक धार्मिक संस्थाओं का सबसे ऊंचा प्राधिकारी है, जितना भी वहां पर संसाधन है उसका मालिक है और मुख्य संरक्षक भी होता है। उसका सबसे पहला कर्तव्य है कि इन सभी धरोहरों का, जितने भी धरोहर है उनकी रक्षा करना। समाज और शहर में अन्य समूहों और वर्गों का स्थान शासक के साथ उनके संबंधों से तय होता था। समझना यहाँ पर कि शहरों में अन्य समूह और वर्गों का स्थान शासक के साथ उनके संबंध जो भी जुड़े होते थे उसके साथ ही तय होता था कि कहाँ पर कौन रहने वाला है। तो मध्यकालीन शहरों में, मध्यकालीन क्या होता है, जहाँ पर शासक हो उनके सारे कर्मचारी वहीं पर आते हो। तो मध्यकालीन शहरों में, चाहे आप बीच में ही बोल सकते हो, शासक वर्ग के वर्चस्व वाली सामाजिक व्यवस्था में हरेक से अपेक्षा की जाती थी, सभी से अपेक्षा की जाती थी कि उसे समाज में अपना स्थान पता हो। मतलब मध्यकालीन शहरों की बात कर लिया जाए तो हर किसी को पता होता था और सब कोई अपेक्षा करता था कि उसको अपनी अपनी औकात पता रहे कि जगह कहाँ है, उसका स्थान क्या है, औकात क्या है, ये पता रहे हर किसी को। साफ बात मालूम यहाँ पर इसी से चलता है। मैं थोड़ा रफली तरीके से समझा रहा हूँ, लेकिन यही बात है कि सामाजिक व्यवस्था में हरेक से अपेक्षा, मतलब आशा, मतलब एकदम दिमाग में ठंडस हो जाती थी कि आशा हो गया, अपेक्षा की जाती थी कि उसे समाज में अपना स्थान क्या है पता हो, क्या स्टेटस है, क्या औकात है, उसकी स्थिति क्या है, कौन से पद पर है, उसको पता हो। थोड़ा रूडली में बोले तो तुम्हारी औकात क्या है पता होना चाहिए, हर लोग आशा करते थे। ये नीचे शहर जो दिख रहा है इसके बारे में बताता हूँ। शाहजहां नवाब 1857 शहर के चारों ओर बनाई गई दीवारों को 1857 के बाद ढा दिया गया था। लाल किला नदी के किनारे पर दिखाई दे रहा है। ये लाल किला है जो नदी के किनारे पर दिखाई दे रहा है। बीच में देखो कितना बड़का महल होगा, शायद लग तो रहा है महल है। तो किनारे पर दिखाई दे रहा है। दाईं तरफ फासले पर रिज में आप ब्रिटिश बसावट और छावनी देख सकते हैं। बाईं तरफ आप ब्रिटिश लोगों को देख सकते हैं। देखो इधर सामने को दिख रहे हैं वो लोग। इधर को पूरा लाल किला है। तो यही लाल किला है जिसका आज हम बहुत बढ़िया से जानते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ। देखो कितना बड़ा ये महल था यार, कितना बड़ा इलाका था ये, कितना सुंदर था। और बीच में इतना बड़ा महल है कि मस्जिद है ये तो पता नहीं, लेकिन लग तो रहा है मस्जिद जैसा ही ये। तो मस्जिद होगा तो साइड में इर्द गिर्द तो महल होना ही चाहिए, कहीं ना कहीं तो होगा ही। लेकिन आज ये महल हटा दिया गया, मस्जिद छोड़ दिया गया होगा क्या? मैं आज तक लाल किला गया ही नहीं हूँ, मेरे घर वाले लेकर गए नहीं है, हमें जाने का कभी मौका मिला नहीं है। लेकिन जब भी जाऊंगा मैं आपको जरूर बताऊंगा, 100% लाइव आकर बताऊंगा। उत्तर भारत की बात कर ले तो उत्तर भारत में इस व्यवस्था को बनाए रखने का कार्य कोतवाल नामक, मतलब इंस्पेक्टर, थानेदार, तो कोतवाल नामक राजकीय अधिकारी का होता था, जो नगर में आंतरिक मामलों पर नजर रखता था और कानून व्यवस्था बनाए रखता था। यहाँ पर यह बताया जा रहा है, जिसको हम आज इंस्पेक्टर बोलते हैं, थाना अध्यक्ष बोलते हैं, थाना प्रभारी। दिल्ली का कोतवाल कौन था? क्या आप जानते हैं कि हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के दादा गंगाधर नेहरू, हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के दादा गंगाधर नेहरू 1857 के विद्रोह से पहले दिल्ली के कोतवाल हुआ करते थे। कोतवाल मतलब वहां के इंस्पेक्टर हुआ करते थे। इस बारे में और जानकारी के लिए जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा पढ़िए, उसमें मालूम चलेगा। मुझे भी पढ़ना है मेरे पास बुक, लेकिन समय की पाबंदी है जो नहीं पढ़ पाता हूँ। आगे देखते हैं 18वीं शताब्दी में परिवर्तन किस तरीके से हुआ उसके बारे में। ठीक है, यह सब जो भी बात हो गई 18वीं शताब्दी में बदलने लगा था। क्या 18वीं शताब्दी में बदलने लगा था? राजनीतिक तथा व्यापारिक पुनर्गठन के साथ पुराने नगर पुतनोन्मुख हुए, मतलब वहां पर बंदरगाह बना दिए गए पुराने नगर में, और नए नगरों का विकास होने लगा था। मुगल सत्ता के क्रमिक शरण के कारण, समझना कि मुगल सत्ता के शरण में रहने वाले, तो शरण के कारण ही
उसके शासन से संबंध नगरों का अवसान हो गया, नगरों का बसना हो गया। मुगल राजधानियों दिल्ली और आगरा में, समझना यहाँ पर, मुगल राजधानियों जहां भी हो, दिल्ली और आगरा ने अपना राजनीतिक प्रभुत्व खो दिया। तो ये जो मुगल सत्ता का क्रमिक क्षरण हो गया ना, शरण जो खत्म होते चला गया, वो लोग अपना संबंध तो बहुत बढ़िया बसवाया, लेकिन धीरे धीरे उनकी ताकतें कम होती गई, ताकतें कम होते गई तो मुगल सल्तनत अपनी राजधानियां खो बैठी। दिल्ली और आगरा से उनका प्रभुत्व खो दिया गया, मतलब उतना ताकत नहीं रह गया इन लोगों के पास कि पूरा देश पर कब्जा काबू करके रख सके, पूरे देश को नियंत्रण में रख सके, डरवा सके। तुम बगावत करोगे तो तुमको चुन चुन कर मारेंगे, ये नहीं कर सकते थे वो लोग, नहीं कर पाए। नई क्षेत्रीय ताकतों का विकास क्षेत्रीय राजधानियों के रूप में हुआ, जिसमें लखनऊ, हैदराबाद, सेरीपट्टम, पुणे, जिसको आज हम पुणे के नाम से जानते हैं, नागपुर, बड़ोदरा तथा तंजौर, आज का तंजावुर जिला, ठीक है। तो उसके बढ़ते महत्व में परिलक्षित हुआ और वो लोग अपना राजधानी बनवा लिए। व्यापारिक प्रशासक, यहाँ पर समझना कि व्यापारी, प्रशासक, शिल्पकार तथा अन्य लोग पुराने मुगल केंद्रों से इन नई राजधानियों की ओर काम तथा संरक्षण की तलाश में आने लगे थे। जितने भी लोग अब उधर काम करते थे, पूरे राज्य की राजधानी में काम करते थे, अब अलग अलग राज्य की राजधानी में वो लोग भटकने लगे थे और भैया अपनी संरक्षण की तलाश में, नौकरी की तलाश में, पैसा की तलाश में घूमने लगे और सबसे मुलाकात हो गए, नए नए इलाके में बस गए। नए राज्यों के बीच निरंतर लड़ाइयों का परिणाम यह था कि भारे के सैनिकों को हमेशा तैयार रोजगार वहां पर मिल जाता था कि भैया आओ, लड़ो, पैसा लो, जाओ भैया मरो, हमेशा रोजगार उनके पास था। कुछ स्थानीय विशिष्ट लोगों तथा कुछ स्थानीय विशिष्ट लोग होगा जो अमीर अमीर होगा, चाहे अच्छे लोग, तथा उत्तर भारत में जितने भी मुगल साम्राज्य से संबंध रखने वाले अधिकारी थे, उन लोगों ने भी इस अवसर का पूरा मजा उठाया, तो उपयोग किया और कस्बे और गंज जैसी नई शहरी बस्तियों को बसाने में मदद किया। किसका? जो भी उनको नौकरी देता था। परंतु राजनीतिक विकेंद्रीकरण के प्रभाव सब, यहाँ पर समझना कि परंतु राजनीतिक विकेंद्रीकरण के प्रभाव सब जगह एक जैसा नहीं था। जिस तरह लोग अपने लालच के लिए बदल जाते थे, हर जगह पर बदलने वाले नहीं थे। कई स्थानों की बात कर ले तो नए सिरे से आर्थिक गतिविधियां बढ़ी, नए सिरे से आर्थिक गतिविधियां धीरे धीरे बढ़ी और कुछ अन्य स्थानों पर युद्ध, लूटपाट तथा राजनीतिक अनिश्चितता आर्थिक पतन में परिणत हो गया। लूटपाट मचा, राजनीतिक अनिश्चितता में आ जाएगा आपका, आर्थिक पतन होने लगा और आर्थिक पतन होते 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 परिणत मतलब खत्म हो गया। समझ रहे हो ना कि लड़ते लड़ते खत्म हो गए और कुछ लोग अकाल से खत्म हो गए और कुछ लोग अपनी सल्तनत का गरीबी से खत्म हो गए। कस्बा ग्रामीण अंचल में एक छोटे नगर को कहा जाता है जो सामान्यतः स्थानीय विशिष्ट व्यक्तियों का केंद्र होता है। गंज एक छोटे स्थानीय बाजार को कहा जाता है। गंज मतलब छोटा सा एक बाजार जो गांव वगैरह में लगता है। कस्बा गंज दोनों कपड़ा, फल और सब्जी तथा दूध उत्पादों से संबंध थे। आज जो भी छोटा छोटा इलाका होता है वहां पर क्या मिलता है? कपड़ा मिलता है, फल मिलता है, सब्जियां मिलता है और दूध से बना और सामान मिलता है, चाहे बाकी से सामान मिलता है। उसके अलावा ट्रैक्टर, ट्रक थोड़ी मिलता है, वहां पर छोटा मोटा सामान मिलता है। विशिष्ट परिवारों तथा सेना के लिए सामग्री उपलब्ध कराते हैं और जितने भी गांव में दुकान होते हैं, गांव के लोगों के लिए बढ़िया कपड़ा, बढ़िया रहन सहन, हर चीज वहां पर मुहैया करवा ही देते हैं। बस व्यापार तंत्रों में परिवर्तन शाही केंद्रों के इतिहास में परिलक्षित हुए थे, क्योंकि शाही केंद्र में ही वो लोग आकर बसे। यूरोपीय व्यापारी कंपनियों ने पहले मुगल काल में ही अपनी व्यवस्था को स्थापित किया। मुगल काल में ही विभिन्न स्थानों पर आधार स्थापित किया अपना, और तो पुर्तगालियों ने 1510 में पणजी में किया, जिसको आज हम गोवा के नाम से जानते हैं। डचों ने 1605 में मछलीपट्टनम, आज का हैदराबाद, समझ सकता है हैदराबाद का निचला इलाका,
और अंग्रेजों ने मद्रास में 1639 में तथा फ्रांसीसियों ने 1673 में पौंडीचेरी पर, आज का पुडुचेरी नीचे वाला साउथ में पड़ता है ना आपका, तो वहां पर स्थापित कर लिया था अपने आप को। ठीक है। व्यापारिक गतिविधियों में विस्तार के साथ, व्यापारिक गतिविधि का विस्तार हुआ, उसके साथ इन व्यापारिक केंद्रों के आसपास नगर विकास होने लगे। 18वीं शताब्दी के अंत तक स्थल आधारित साम्राज्यों का स्थान शक्तिशाली जल आधारित यूरोपीय साम्राज्यों ने ले लिया। इसको मैं फिर से बताता हूँ, क्या बात है इसमें, इसकी गहराई को जानते हैं हम लोग। 18वीं शताब्दी के अंत तक, मतलब कब 18वीं शताब्दी के अंत तक आपको आ जाएगा 1860 के करीब तक। ठीक है। तो उस समय के करीब में, उस समय अंत तक स्थल आधारित मतलब जगह हथिया लेना, तो स्थल आधारित साम्राज्यों का स्थान शक्तिशाली जल आधारित यूरोपीय साम्राज्यों ने ले लिया। तो जो व्यापारिक मार्ग था हमारा नदी, उस पर कब्जा किसका, यूरोपीय लोगों का हो गया। तो यूरोपीय लोग उस पर कब्जा कर लिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वाणिज्यवाद तथा पूंजीवाद की शक्तियां अब समाज के स्वरूप को परिभाषित करने लगी थी। समझना यहाँ पर कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वाणिज्यवाद मतलब व्यापारिकवाद और पूंजीवाद, ये तीनों शक्तियां मिलकर अब समाज के स्वरूप को समझ गई थी कि भैया अब कैसे चलाना है इन लोगों को। ये चित्र आपको दिख रहा होगा नदी से गोवा शहर का एक दृश्य जे ग्रेग द्वारा बनाया गया है। मतलब नदी से गोवा जाया जा रहा है, उसका दृश्य यहाँ पर सामने दिख रहा है, और ये डायरेक्ट समुद्र में जाएगा और समुद्र से फिर यहाँ पर आकर मिल जाता था। मतलब ऐसी बनावट है भैया वहाँ का। नदी तो है वहाँ पर, बहुत बड़ा नदी है। मध्य 18वीं शताब्दी से परिवर्तन का एक नया चरण आरंभ हुआ। 1801 के करीब में एक नया चरण शुरुआत हुआ, जब व्यापारिक गतिविधियां अन्य स्थानों पर केंद्रित होने लगी। व्यापारिक गतिविधि जितनी भी थी, व्यापार अलग अलग स्थानों पर जब बसने लगे थे, तो उसके बाद से सब थोड़ा चेंज हुआ ना। तो 17वीं शताब्दी में विकसित हुए सूरत, 17वीं शताब्दी में सूरत विकसित हुआ। मछलीपट्टनम तथा ढाका, जिसका ढाका का नाम मतलब आप समझो तो उसको तेलंगाना की बात कर सकते हो। तो ढाका पतनोमुख हो गया। तो ढाका बहुत जगहों का भी नाम बोला जाता है। जहां पर समुद्र का किनारा था वो ढाका बोल रहा हूं। तो वहां पर एक बंदरगाह बनाए गए। 1757 में पलासी के युद्ध के बाद, पलासी आपको बंगाल में पड़ेगा, तो वहां के युद्ध के बाद जैसे जैसे अंग्रेजों ने राजनीतिक नियंत्रण हासिल किया और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार फैलाया, ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा व्यापार जाल भारत में फैलाया, मद्रास, कोलकाता, बंबई जैसे औपनिवेशिक बंदरगाह शहर तेजी से नए आर्थिक राजधानियों के रूप में वहां पर उभर कर आए। और ये औपनिवेशिक प्रशासन जितने भी हुआ करते थे और सत्ता के केंद्र भी बन गए। नए भवनों और स्थानों का विकास हुआ, नए भवन बने, स्थान बने, तथा शहरी स्थानों को नए तरीके से व्यवस्थित किया गया। शहर का जितना भी जगह था उसको फिर से व्यवस्था में लाया गया, नया कुछ उसमें जोड़ा गया और नए रोजगार लाए गए, नए रोजगार विकसित हुए और लोग इन औपनिवेशिक शहरों की ओर उमड़ने लगे। चलो भैया हम भी चलते हैं। लगभग 1800 तक, कब 1800 तक ये जनसंख्या के लिहाज से भारत के विशालतम शहर बन गए थे। भारत के विशाल विशाल शहर बन गए थे। सही में आज भी हैं। कौन कौन? मद्रास, कोलकाता, मुंबई। आज इतना बड़ा इलाका है कि वहां से सटे जितने जिले हैं ना, तो जिले भी फल फूल रहे हैं उनके नाम पे। तो ये ताकत है उनकी। शहरों के नाम मद्रास, मुंबई, कलकत्ता, शब्द इन गांव, समझना यहाँ पर मद्रास, मुंबई, कलकत्ता शब्द इन गांवों के अंग्रेजी प्रभावित नाम हैं, जहां अंग्रेजों ने सबसे पहले अपनी व्यापारिक चौकियां बनाई थी। अब उन्हें चेन्नई, मुंबई, कोलकाता कहा जाने लगा है। क्या कहा जाता है? चेन्नई, मुंबई, कोलकाता कहा जाने लगा है। आज का नाम है, जो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है। इसके अगले भाग में हम पढ़ेंगे औपनिवेशिक शहरों के पड़ताल, कैसे उसको खोजा कैसे गया।
औपनिवेशिक रिकॉर्ड और शहरी इतिहास कैसे मालूम चला हम लोगों को। जानना बहुत इंटरेस्टेड है, मजा आएगा पढ़ने में। आप भी पढ़ो यार, खूब इंटरेस्टेड चीज रहता है। अपने देश के बारे में पढ़ो, अपने शरीर के बारे में पढ़ो, अपने जुनून के बारे में पढ़ो, अपने मन के बारे में पढ़ो और अपनी वाली को पढ़ो। मतलब तो वही पढ़ता है ना कि इंटरेस्ट होता है उसमें, तो इंटरेस्ट उस जगह से अपनी वाली से निकाल कर इसमें लगा दो थोड़ा सा। अरे यार 2 घंटा उसमें लगाओ, बाकी का 22 घंटा इसमें लगा दो। चलो 8 घंटा सो गया, 12 घंटा लगा दो, क्या जाता है अपना, 14 घंटा लगा दो। मैं तो लगा देता हूँ 15-15, 16-16 घंटा कभी कभी चल जाता है मेरा। एक दिन तो 24 घंटे क्या 48 घंटे तक लगातार जगा रह गया मैं अपने फोकस को पूरा करने के लिए, अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए। तो ये सब जुनून हुआ करता है बबुआ, वो सब एक्सपीरियंस से आता है, अनुभव से आता है। आप भी करो। आपको जो भी डाउट हो, कुछ भी जो आप नया बुक चाहिए, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। विद इन 1 डे 24 आवर आपको रिप्लाई तुरंत मिलेगा। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।